हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज भी हम लोग सैंपल 4 का जो हमने 9 तक डिस्कस कर लिया था, 9 का और भी डिस्कस कर लिया था। एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में 9 के और का डिस्कशन करने के समय मैं उसको 7 का और कह रहा था, तो प्लीज उसके लिए सॉरी मैं कहता हूँ। वो 9 का और है, ठीक है। आज हम लोग जरा 10 को डिस्कस कर लें। तो 10 जो है वो हेरिडिटी पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे होंगे तो इसमें है कि यदि एक एक्सपेरिमेंट किया गया पाइसम सैटिवम पे की प्लांट पे, तो प्योर को क्रॉस करवाया गया प्योर टॉल को प्योर डॉग से, तो एफ1 जनरेशन में ऑल के ऑल जो है वो टॉल निकले, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू द ट्रेट ऑफ द डॉग्स इन दिस केस। इस केस में डॉग्स के साथ क्या हुआ, तो एक्चुअली क्या है कि डॉग्स जो है ना वो रेसेसिव ट्रेट है, और रेसेसिव ट्रेट जो होता है वो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बस और कोई बात नहीं है। वो एलील है, डॉल्फ का एलील रहता है आपको जनरेशन में, लेकिन वो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बस ये ध्यान रखना। एंड व्हेन द F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, तो F2 जनरेशन में जो है वो टॉल एंड डॉल्फ दोनों प्रेजेंट हैं। तो why it happened, वो इस कारण से हैपेंड हुए, ये याद रखना है कि यहाँ पे जो डोमिनेंट होता है वो या तो डोमिनेंट एलील के फॉर्म में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में भी अपने आप को क्या करेगा, टॉल ही बताएगा। जबकि जो रेसेसिव है ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब कोई दूसरा रेसेसिव एलील ही होगा। इस कारण से F2 जनरेशन में वो देखते हैं कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो आता है 3:1 आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। टू कॉइल है और जिसका रेजिस्टेंस R1 R2 यानी 3 ओम एंड 9 ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज से कनेक्ट कर दिया गया, और उसके साथ एक बैटरी है 14 वोल्ट का जिसको भी कनेक्ट कर दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए क्या है, बहुत सिंपल है। लीजिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया, और ये बैटरी है, बैटरी होने का मतलब स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ सेल हो गया। पहला जो कॉइल है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम एंड दूसरे का कितना हो गया 9 ओम, बस ये है। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट इन ईच रेजिस्टर्स। दोनों के द्वारा 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, सो आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप देख लीजिए इसमें जो है करंट कितना निकलेगा, तो पहले R टोटल देख लेते हैं। तो R टोटल कितना हो गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 ओम इज इक्वल टू 12 ओम, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू कितना होगा, V बाई R, V कितना हो गया 14/12 यानी 7 एंड 6 कर लेते हैं 7/6 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 मिनट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है। तो बहुत आसान है। ईच रेजिस्टर्स, हर एक रेजिस्टर में कितना हो रहा है, तो आप देखिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन की बात होती है वो पावर इनटू टाइम हो गया, और ऐसे नहीं जानेंगे तो ऐसे जान लीजिए I² RT जान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसमें तो एनर्जी कंजम्पशन की बात आ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी कंजम्पशन की बात आएगी कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गया। तो देख लेते हैं, ये हो गया कितना VI, एंड ये भी कर सकते हैं X I² RT। देखिए I² कितना है भाई, ये है 7 6 का होल स्क्वायर इनटू R कितना हो गया 3, और टाइम को आपको सेकंड में ले लेना है। तो क्या रहा 1 मिनट है, तो इसको 60 से आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये जूल में आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो है रेजिस्टेंस 1 में, और फिर इसी तरह से रेजिस्टेंस 2 का हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली क्या है कि ये मेरा छोड़ने के पीछे ये रीजन है कि आप लोग सब इसको मैं बहुत बार सॉल्व करवाया हुआ हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सारे सैम्पल पेपर को भी डिस्कस कर
करना है, जो चीज एक बार हो चुका है, आप बेहतर ढंग से समझ चुके हैं, तो उसी क्वेश्चन को बार बार डील करना, आई थिंक इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. It is not giving a concept, it is totally wastage of time. Okay, so अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 डिस्कस कर लें. क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग सर्किट डायग्राम को देख रहे होंगे कि इसमें 4 रेजिस्टर्स हैं जिनका डिफरेंट रेजिस्टेंस है. डिफरेंट रेजिस्टेंस नहीं है, सब रेजिस्टेंस सेम है, बट नेम कर दिया गया R1, R2, R3 और R4. ठीक है, उसको 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया. तो इसमें देखोगे फ्रेंड कि R1 और R2 दोनों सीरीज में है, R4 एंड R3 भी सीरीज में है, और इनका जो इक्विवेलेंट निकल रहा है वो एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है. ठीक है, तो पहले हम दोनों रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर इसमें करंट पूछा जा रहा है, करंट बता देंगे. तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इनका, जब R1 एंड R2 सीरीज में है, यानी कि 10 प्लस 10 ओम यानी 20 ओम. फिर R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इनका, जब R3 एंड R4 क्या है, सीरीज में है, यानी 10 प्लस 10 ओम यानी 20 ओम हो गया यहाँ से. अब जानना है कि R टोटल, तब अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट इनटू R डैश इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R डैश इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 20 इनटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 इनटू 20 अपॉन 40, यानी R टोटल कितने हो गए, 10 ओम. तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, टोटल करंट क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is equal to V upon R टोटल. V कितना है, 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम. तो टोटल करंट कितना हो गया, 0.3 एम्पीयर. बहुत आसान क्वेश्चन है. ठीक है, इसी में क्या है, इसी में और का क्वेश्चन है, तो और भी देखते हैं. 12 का और इसमें क्या है, जो है 3 रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस डिफरेंट है, एंड ऑल 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, एंड इसके साथ एक बैटरी भी है जो कि 6 वोल्ट का है, जिसमें कह रहा है कि ईच रेजिस्टर्स में करंट कितना जाएगा, टोटल करंट कितना होगा, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल लेते हैं, यानी R टोटल कर लें, R1 प्लस R2 प्लस 1/R3, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये हो गया 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 30 तो 1 प्लस 3 प्लस 6, यानी ये हो गया 1/R टोटल इज इक्वल टू कितने हो गए, 10/30, यानी R टोटल हो गया 3 ओम. तो टोटल करंट फ्रॉम ओम्स लॉ I is equal to V upon R टोटल. V कितना है, 6 वोल्ट, R है 3 ओम, यानी कितने हो गए, 2 एम्पीयर टोटल. अब कह रहा है कि करंट इन ईच रेजिस्टर के क्रॉस कितना करंट होगा, देख लेते हैं. I1 करंट जाएगा किसमें, I1 करंट जाएगा R1 में, तो कितना होगा, आपको पता है कि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स सेम होता है, वही होता है जो बैटरी का होगा. ठीक है, तो देख लेते हैं V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा 6 वोल्ट, और R1 कितना है भाई, तो 30 ओम. तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, 1/5 एम्पीयर. I2 देख लेते हैं, जो कि रेजिस्टेंस जो कि सेकंड रेजिस्टर में जाएगा, तो इसके लिए हो गया 6 वोल्ट बाई 10 ओम इक्वल टू 0.6 एम्पीयर. ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया 0.2 एम्पीयर. बहुत आसान है, सब प्री ग्रुप के बच्चे बनाते हैं इस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हो गया. एंड I3, तो I3 करंट जाएगा किसमें, रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर में. ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, तो इसका मतलब 6 वोल्ट अपॉन 5 ओम इज इक्वल टू 1.2 एम्पीयर. ठीक है, आप सबों को जोड़ोगे ना इसको स्टूडेंट, तो आपका आ जाएगा कितना,
2 एम्पियर। तो आपका इसका मतलब सही है। ठीक है, इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, मतलब आप इसको समझो, नोट करो, और मैं इधर का क्लीन कर आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का सॉल्यूशन। ये जो है ये बिल्कुल आपका आवर एनवायरनमेंट चैप्टर से क्वेश्चन है कि भाई जो भी टीचर्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रेस में हैं ये देखकर कि आज के समय में जो फॉसिल फ्यूल है, प्लास्टिक, पेपर्स, ईटीसी, इनके कंबशन की वजह से एनवायरनमेंट जो है और जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल भी पॉल्यूटेड होते जा रहा है, बिल्कुल पॉल्यूटेड होते जा रहा है, बिल्कुल भी क्लीन सराउंडिंग्स नहीं है, हवा जो है वो प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। तो इसको देखकर टीचर्स काफी स्ट्रेस में हैं। तो वो अपने स्ट्रेस को का डिस्कशन बच्चों से करते हैं कि भाई जो प्लास्टिक एंड पॉलीथीन है इससे एनवायरनमेंट को फ्री कैसे बनाया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो इस तरह का पैसेज में कुछ मेंशन है, बातें जो है मेंशन है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्लास 13 का ए, व्हाई शुड द यूज ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक बी रिड्यूस्ड इन डेली लाइफ। सबसे बड़ी बात है कि अगर टीचर इतने टेंशन में है तो आखिर क्यों प्लास्टिक और पॉलीथीन को डेली लाइफ में इसके यूज को रिड्यूस करना चाहिए, घटाना चाहिए। इस कारण से स्टूडेंट कि प्लास्टिक वगैरह जो हो गया, प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स, ये जो सारी चीजें हैं स्टूडेंट वो एक्चुअली पॉलीथीन बैग्स एक्चुअली these are non-biodegradable, non-biodegradable। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से नेचर में इनका पाइप बनता चला जा रहा है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसी कारण से। सेकंड है कि इन व्हाट वे the students would have avoided the use of plastic and polythene in their school। स्कूल में यदि बात करें तो स्टूडेंट कैसे प्लास्टिक का यूज और पॉलीथीन का यूज को नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट को मोटिवेट करना होगा कि आप प्लास्टिक का जो लंच बॉक्स होता है उसकी जगह आप स्टील का लंच बॉक्स खरीदो। ठीक है, किसी तरह का प्लास्टिक का बना हुआ कवर आप नोटबुक में ना लगाओ, बुक में ना लगाओ, आप पेपर का लगाओ। ठीक है, इसका कवर का यूज करें। दूसरी चीजें हैं कि आप जब भी कोई चीज जैसे कि आप जूट का बैग का यूज करें, मार्केट भी जाएं तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि वो जूट का बैग का यूज करें, क्लॉथ के बने बैग का यूज करें, ना ही कि पॉलिथीन का यूज करें। ठीक है, इस तरह से अवगत किया जा सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते जा रहे हैं जो कि हमारा सेक्शन सी का है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो है तो हमको ये जानना है कि सीमा क्रॉस प्योर ब्रीडिंग की प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो, यानी ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात की जा रही है, राउंड एंड येलो। ठीक है, और ये क्या है फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन को क्रॉस करवाया गया। तो आपको भी पता है कि इनका क्रॉस करने की वजह से क्या बनेगा, ऐसे शॉर्ट में मैं कर दे रहा हूं, क्रॉस करने की वजह से बनेगा राउंड एंड येलो ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो बना। तो लिख रहा है कि जो F1 जनरेशन होगा, जो F1 जनरेशन होगा, ठीक है, वो हो गया ए बी टाइप। ए बी टाइप यानी ए का मतलब हो गया राउंड एंड बी का मतलब हो गया येलो। और जब ए बी टाइप में जो है सेल्फ पॉलिनेशन कॉज हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कॉज हो रहा है, तो उसके बाद जो है द ओरिजिनल राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन के अलावे, यानी आपको पता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब डाइहाइब्रिड का मतलब हो गया जब टू फीचर्स को एक साथ कंसीडर करते हैं, टू ट्रेट को कंसीडर करके क्रॉस करवाते हैं, तो वैसे क्रॉस को डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 9:3:3:1। ठीक है,
इसमें 9 जो होगा वो 9 जो रेशियो में आ रहा है वो वही स्पीशीज होगा जो कि F1 जनरेशन में दिख रहा था। ठीक है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए बी टाइप जो होगा वो 9 में होगा। ठीक है, 1 जो होगा आपको वो वही होगा जो कि रिसेसिव है। ठीक है, तो रिसेसिव का कहने का मतलब हो गया कि रिसेसिव का मतलब हो गया इसमें रिसेसिव का कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए ठीक है, वो एक तरह से ऐसे हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सी एंड डी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए एंड डी एंड सी एंड डी आसान है। ये जो हो गया वो क्या हो गया रिंकल्ड एंड येलो, इसका मतलब ये हो गया क्या ए बी सी डी। तो ये हो गया आपको यू नो सी, यानी कह सकते हैं ये हो गया आपका रिंकल्ड एंड येलो यानी सी बी। ठीक है, ये हो गया सी बी। और ये क्या होता है तो ये होगा राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन यानी ए एंड ए बी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये आप लोगों को दिख रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कर सकते हैं ये हो गया। तो कह रहा व्हाट आर ए बी टाइप ऑफ सीड, तो ए बी टाइप का सीड कौन सा हो गया राउंड एंड येलो। बी कह रहा है स्टेट वेदर ए एंड बी आर डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। तो कह रहा है ए एंड बी क्या है, तो ए इसको ले लिया है, बी इसको लिया है, सी इसको लिया है, डी इसको लिया है। तो कह रहा है कि ए बी टाइप सॉरी कि ए एंड बी कह रहा है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो ऑब्वियस है कि ये जो है डोमिनेंट ट्रेट है। सी कह रहा है कि व्हाट आर ए डी, ए डी क्या है, ए डी है राउंड एंड ग्रीन कह सकते हैं। ए डी राउंड एंड ग्रीन क्या कह सकते हैं, राउंड एंड ग्रीन है ही। ठीक है, एंड सी एंड बी क्या है, तो सी एंड बी क्या है रिंकल्ड एंड येलो है। सी एंड बी रिंकल्ड एंड येलो। इसी में और भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि which one will be produced in minimum and maximum number in F2 generation। तो वही देख लीजिए ना कि मैक्सिमम नंबर में क्या हो, इसमें और भी क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर, तो ये हो गया मैक्सिमम और ये क्या हो गया मिनिमम। ठीक है, सीडी जो हो गया मिनिमम नंबर में है और मैक्सिमम नंबर में क्या है एबी टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से डिस्कस करता हूं। इसको एडिट कर लो फर्स्ट। बहुत सिंपल है, आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करने जा रहे हैं साइंस में क्या में क्या वरीनेस होकर पढ़ाई करें, एकदम वरी किसी चीज का नहीं, बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का ए। ऐसा कि स्टूडेंट आप डायग्राम वगैरह देखते हैं, ये जो डायग्राम है वो म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही है। म्यूचुअल इंडक्शन जिसमें दो पॉइंट होता है, एक प्राइमरी कॉइल जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं और एक सेकेंडरी कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल का हाफ होता है। जो प्राइमरी कॉइल है उसमें बैटरी लगे होते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो कि ये बता रहा होता है कि सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन के केस में आप देखेंगे कि दो ही समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। एक जब प्राइमरी कॉइल में लगे हुए सर्किट में, प्राइमरी कॉइल वाला सर्किट जो है उसमें जब स्विच को ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होगा जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होगा कैसे, तो जब स्विच ऑन करेंगे आप तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होने लगेगी करंट के फ्लो की वजह से। ठीक है, तो उसके आसपास में जो भी कंडक्टर है वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को फेस करेगा, तो इसकी वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। एक जब प्राइमरी कॉइल वाला सर्किट में जब स्विच ऑन करेंगे तब और जब स्विच ऑफ करेंगे तब। ठीक है, यही दो केस में, स्टार्टिंग में एंड में, यानी स्विच ऑन करने पे और या फिर स्विच ऑफ करने पे, यही दो केस होगा। उस समय मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होगा और उस चेंजिंग की वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट डेवलप कर जाएगा और इस डेवलपिंग करंट को, इंड्यूस्ड करंट को
जो है वो गैल्वेनोमीटर का नीडल अपने डिफ्लेक्शन के जरिए इंडिकेट कर रहा होगा। इतनी बातों को, ये कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है। फर्स्ट इसमें पूछ रहा है व्हाट डिड ही ऑब्जर्व व्हेन की के कह रहा है की जो है की का नाम दिया होगा के वाज क्लोज। जब की क्लोज होगा तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? कुछ ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जब की क्लोज ही होगा, ठीक है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि भाई देखिए यहाँ क्लोज ओपन का मतलब ऐसे समझिए कि जब की जो है ऑफ होगा, ठीक है, ऑफ हो गया मतलब स्विच ऑफ हो गया, तो स्विच ऑफ हो गया तो फिर करंट का फ्लो जो है प्राइमरी कॉइल में दिखेगा ही नहीं, तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें डेवलप नहीं करेगा। जब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप नहीं करेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड को फेस सेकेंडरी कॉइल करेगा ही नहीं, तो फिर सेकेंडरी कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा। अब जब की जो है ओपन होगा यानी स्विच ऑन होगा, तो स्विच ऑन होगा तो प्राइमरी कॉइल में करंट का फ्लो होगा। करंट की फ्लो की वजह से आपको पता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब तक करंट का फ्लो हो रहा होता है तब तक वो कंडक्टर मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है और अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए मतलब अपने स्ट्रेंथ को वो स्ट्रेंथ उसका दिखता है सराउंडिंग में। मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में दिख रहा होता है। बी क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर हिज ऑब्जर्वेशन। इसके पीछे का रीजन क्या ऑब्जर्वेशन का? यही रीजन है कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा होता है ना, तभी किसी दूसरे कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता हुआ दिखता है, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। सी कह रहा है डिफाइन द फेनोमेनन इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज। इस फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यही है।